नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली खबर देखिए, जहां बोकारो में रंगदारी मांगने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। जयराम महतो की पार्टी का नेता बताकर कर रहे थे वसूली। बोकारो जिले के हरला थाना पुलिस ने रंगदारी मांगने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह घटना सोमवार आधी रात की है, जब 2 युवक एक ट्रक को रोककर चालक से मारपीट करने लगे और खुद को जयराम महतो की पार्टी का नेता बताने लगे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जय महतो और अजय महतो के रूप में हुई है। पीड़ित ट्रक चालक त्रिलोकी यादव और खलासियों ने दोनों की पहचान की है। चालक ने बताया कि आरोपियों ने ट्रक रोककर मारपीट की, वाहन का शीशा तोड़ा और उसमें रखे सामान को भी जबरन छीन लिया। हरला थाना प्रभारी अनिल कच्छप ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ रंगदारी, मारपीट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश कर रही है। अगली खबर देखिए, झारखंड लिकर स्कैम से जुड़ा हुआ है, जहां एसीबी ने कारोबारी विनय सिंह को फिर भेजा नोटिस। 6 जून को पूछताछ के लिए बुलाया। झारखंड शराब घोटाला मामले में एसीबी ने निलंबित आईएएस विनय चौबे के करीबी कारोबारी विनय कुमार सिंह को फिर से पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। इस बार उन्हें 6 जून को एसीबी के मुख्यालय में बुलाया गया है। जानकारी के अनुसार एसीबी की टीम विनय सिंह से विनय चौबे सहित अन्य कारोबार को लेकर पूछताछ करेगी। मालूम हो कि इससे पूर्व एसीबी ने 26 मई को विनय कुमार सिंह को नोटिस भेजा था। उन्हें 30 मई की सुबह 11:30 में पूछताछ के लिए आने को कहा गया था, लेकिन वो एसीबी मुख्यालय नहीं पहुंच सके। उनके प्रतिनिधियों ने एसीबी को जानकारी दी थी कि वो बीमार हैं और इन दिनों बाहर रह रहे हैं, इसलिए वो पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हो सकेंगे। इस कारण एसीबी के अधिकारियों ने उन्हें फिर से नोटिस जारी करने का निर्णय लिया था। बता दें कि 38 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले मामले में एसीबी की पूछताछ लगातार जारी है। एसीबी ने इस मामले में मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनी मैसर्स मार्सल इनोवेटिव सिक्योरिटी के 3 अधिकारियों को भी नोटिस भेजा था, लेकिन ये अधिकारी मंगलवार को एसीबी मुख्यालय नहीं पहुंचे। इन्हें भी एसीबी दोबारा नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाएगी। अगली खबर देखिए, गोड्डा से है, जहां सीएसपी संचालक की गोली मारकर हत्या, लूटपाट में असफल रहे अपराधी। गोड्डा जिले के पोड़ियाहाट थाना क्षेत्र में सोमवार को एक सनसनीखेज वारदात में ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक महेंद्र टुडू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर स्थित एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र में उस समय हुआ जब 4 हथियारबंद युवक लूट के इरादे से वहां पहुंचे। संचालक महेंद्र टुडू ने विरोध किया तो बदमाशों ने उनके पेट में 2 गोलियां मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें देवघर रेफर किया गया। वहां से बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मृतक ठाकुर नहान के पूर्व मुखिया थे। पोड़ाहाट थाना प्रभारी विनय कुमार ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि अपराधी 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए थे। वहीं पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और अपराधियों की तलाश तेजी से जारी है। यही बताते चले कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का एक अहम माध्यम बन चुके ग्राहक सेवा केंद्र लगातार अपराधियों के निशाने पर हैं। इन क्षेत्रों में ना तो नियमित पुलिस गश्ती की व्यवस्था है और ना ही खुफिया तंत्र की प्रभावी भूमिका दिखती है, जिससे ऐसे केंद्र असुरक्षित हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि सीएसपी केंद्रों की सुरक्षा के लिए ठोस रणनीति बनाए और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करें। अगली खबर देखिए, जहां मलेशिया में झारखंड के मजदूर की संदिग्ध मौत, परिवार ने सरकार से सब मंगाने की लगाई गुहार। बोकारो से मलेशिया काम करने गए एक प्रवासी मजदूर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक की पहचान गोमिया थाना क्षेत्र के सोंग महावीर स्थान निवासी 42 वर्षीय मोहम्मद रिजवान के रूप में हुई है। उनकी मौत की खबर मिलते ही गांव में मातम पसर गया है और परिजन लगातार शव को भारत लाने की मांग कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार मोहम्मद रिजवान पिछले 7 सालों से मलेशिया की एक एफजीवी कंपनी में काम कर रहे थे। बीते रविवार को वे रोज की तरह खाना खाकर ड्यूटी पर गए थे, लेकिन जब वे देर शाम तक वापस नहीं लौटे तो उनके साथियों ने तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद उनका शव पेड़ से लटका हुआ मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी है। परिवार वालों का कहना है कि मोहम्मद रिजवान के शरीर पर कई चोट के निशान हैं और उनके मुंह से खून भी निकला था। इससे मौत को लेकर संदेह और गहराता जा रहा है। रिजवान के परिवार में उनकी पत्नी का एक 14 साल का बेटा है। पति की मौत की खबर सुनते ही पत्नी खुर्शीदा बानो का रो रोकर बुरा हाल है। उन्होंने पेयजल मंत्री योगेंद्र प्रसाद को पत्र लिखकर मलेशिया से उनके पति का शव वापस लाने की गुहार लगाई है। अगली खबर देखिए, जहां सीरमटोली रैम विवाद में आदिवासी संगठनों का झारखंड बंद, आज जेएलके ने किया समर्थन।
सिरमटोली रैंप के विरोध में आज आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद बुलाया है। इसका ऐलान आदिवासी बचाओ मोर्चा और केंद्र धरना स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा की ओर से किया गया है। बंद से पूर्व कल शाम को रांची में मसाल जुलूस निकाला गया। यह बंद सिरमटोली सरना स्थल के पास से रैंप हटाने की मांग को लेकर बुलाया गया है। जानकारी के अनुसार 4 जून को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद का आह्वान किया गया है। बता दें कि मंगलवार को आदिवासी संगठनों के लोग शाम में रांची स्थित जयपाल सिंह स्टेडियम में जुटे। इसके बाद वहां से मसाल लेकर नारे लगाते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे। इस दौरान जुलूस में शामिल लोगों ने कहा कि किसी भी हालत में सिरमटोली रैंप को सरना स्थल के सामने से शिफ्ट करना होगा। जब तक ये काम नहीं हो जाता उनका विरोध जारी रहेगा। अगली खबर देखिए, जो आरका जैन यूनिवर्सिटी तृतीय दीक्षांत समारोह में बोले राज्यपाल संतोष गंगवार, उद्योग व समाज सेवा एक दूसरे के पूरक, टाटा घराने से ली प्रेरणा। जमशेदपुर देश के सबसे पुराने, एक सुनियोजित, समृद्ध व सुव्यवस्थित औद्योगिक शहरों में से एक है। टाटा समूह द्वारा बसाया गया यह शहर भारत के औद्योगिक आत्मविश्वास एवं नागरिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। टाटा की परंपरा हमें यह सिखाती है कि उद्योग और समाज सेवा एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। छात्रों को इससे प्रेरणा लेने की जरूरत है। ये बात झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कही। वो मंगलवार को कमरिया स्थित आरका जैन यूनिवर्सिटी के तृतीय दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि दीक्षांत समारोह शैक्षिक यात्रा का समापन नहीं, बल्कि एक नए व सामाजिक यात्रा की शुरुआत है। अंत इस समारोह में डिग्री प्राप्त कर रहे छात्र यहां से प्राप्त शिक्षा एवं ज्ञान का उपयोग अपने साथ साथ समाज व देश के विकास में करें, तभी ये सार्थक होगी। श्री गंगवार ने कहा कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आदि अभियानों ने देश में युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोल दिए हैं। अंततः रोजगार तलाशने की बजाय नौकरी देने वाले बने। इसके लिए उद्यमिता का नवाचार की ओर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। छात्र छात्राओं का ध्यान आकृष्ट करते हुए राज्यपाल ने विश्वास जताया कि वे विकसित भारत 2047 मिशन को पूरा करने में सहभागी साबित होंगे। समारोह में विशिष्ट अतिथि चंपा ईश्वर ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शिक्षा की बदौलत ही समाज से लेकर देश तक का विकास संभव है। इस क्रम में उन्होंने आरका जैन यूनिवर्सिटी द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों की सराहना की। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया। इस क्रम में उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रबंधन को भविष्य में यथासंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। अगली खबर देखिए, जहां बाबूलाल के पास कोई ठोस सबूत है तो कानून की मदद ले, बेचारा ना बने, बोले विनोद कुमार पांडे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाया गया आरोप न केवल तथ्यहीन है बल्कि ये उनके राजनीतिक दिवालियापन का प्रमाण भी है। बाबूलाल मरांडी के प्रति हम सभी सम्मान का भाव रखते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे अब भाजपा के एजेंडे का हिस्सा बनकर झूठ और भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं। उनकी निजी पीड़ा का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इससे उन्हें यह अधिकार नहीं मिल जाता है कि वे निराधार आरोपों से एक संवैधानिक सरकार की छवि को धूमिल करने की साजिश रचते रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन से निकली एक पार्टी है जिसने जन सरोकारों के लिए दशकों तक संघर्ष किया है। त्याग का पाठ हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं। आदिवासी हितों की रक्षा हमारा मूल मंत्र है। बाबूलाल मरांडी ने नगड़ी या किसी अन्य स्थान पर आदिवासियों के हित में क्या कार्य किया है, ये सबके सामने है। हम पूछना चाहते हैं कि भाजपा की सरकारों ने उनके कार्यकाल में कितनी बड़ी नगड़ी जैसे संवेदनशील मामले को प्राथमिकता थी। भाजपा की ओर से यह कहना कि सरकार बाबूलाल फोबिया से ग्रस्त है, हास्यास्पद है। हकीकत यह है कि भाजपा को यह स्वीकार नहीं हो रहा है कि राज्य की जनता ने उन्हें बार बार नकारा है। इनका जो हाल है उससे साफ है कि 2029 में भी हेमंत सरकार झारखंड की सत्ता संभालेगी। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हर सेक्टर, सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेमिसाल काम किया है और पहली बार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य का सही दिशा में विकास हो रहा है। हर वर्ग के चेहरे पर खुशहाली है। ये भाजपा और बाबूलाल मरांडी की बेचैनी का कारण है। बाबूलाल मरांडी अब भाजपा की मुखौटे के तौर पर उपयोग हो रहे हैं। उनकी छवि और उनके पुराने संघर्षों को भाजपा के दुष्प्रचार में मोहरा बनाया जा रहा है। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड के सरंडा में आईटी ब्लास्ट, एक ग्रामीण घायल। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के गढ़ सारंडा के छोड़ानागरा थाना क्षेत्र के बालीबा में नक्सलियों द्वारा पहले से लगाया गया आईडी ब्लास्ट कर गया। इस आईडी विस्फोट में ग्रामीण घायल हो गया। आईडी ब्लास्ट में घायल ग्रामीण बालीबा गांव निवासी साहू बर्चो है। यह घटना शनिवार सुबह 11 बजे की बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम में एक बार फिर नक्सलियों की करतूत का खामियाजा एक ग्रामीण को भुगतना पड़ा है। नक्सलियों ने पुलिस जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी को जंगल में पहले से ही लगाया था, लेकिन सुरक्षा बलों की जगह ग्रामीण साहू बर्चो इसकी चपेट में आ गया। इस हादसे में वो घायल हो गया। उसे इलाज के लिए मनोहरपुर अस्पताल लाया गया है। अगली खबर देखिए, जहां कोयला मंत्री किसान रेड्डी ने किया सीएमएफ के सी केयर्स 2.0 पोर्टल व मोबाइल ऐप का लॉन्च। केंद्र कोयला एवं खान मंत्री जी किसान रेड्डी ने मंगलवार को कोयला खान भविष्य निधि संगठन के सी केयर्स 2.0 वेब पोर्टल व मोबाइल एप्लीकेशन की लॉन्च की। यह डिजिटल प्रणाली सीके डेस्क द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से विकसित व डिजाइन की गई है। वर्तमान में यह सेवा फिलहाल ईसीएल, एससीसीएल, एसईसीएल और डब्ल्यूसीएल के 5 क्षेत्र कार्यालयों में शुरू की गई है।
जबकि 1 जुलाई 2025 से इसे देश भर के सभी सीएमएफपीओ के क्षेत्र कार्यालयों में विस्तारित किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उक्त कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कोयला मंत्री श्री रेड्डी ने कहा कि ये पोर्टल न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कहा कि यह पोर्टल पारदर्शिता, पहुंच और सहूलियत को बढ़ावा देता है। उन्होंने कोयला मंत्रालय से पोर्टल को अद्यतन रखने और श्रमिकों से इनपुट स्वीकार करने का भी आग्रह किया है। वहीं कोयला सचिव विक्रम देवदत्ता ने कहा कि यह पहल कोयला क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अपर सचिव रूपेंद्र बरार ने न्यूनतम समय में परियोजना को पूरा करने के लिए पोर्टल के पीछे काम करने वाली टीम की सराहना की। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा।